हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्वल्स लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस पोइम को लेकर, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोइम है। इस पोइम का नाम जो है फायर एंड आइस, यानी फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। और आपको ये भी बता दूं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में हमने पाठ्यक्रम को लेकर डिस्कशन किया था, यानी पाठ्यक्रम के बारे में जाना था। प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। आज हम शुरुआत कर रहे हैं और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात कही थी कि हम आपको एनसीईआरटी 10 का जो है कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आज सिलेबस की शुरुआत हो रही है और फर्स्ट पोइम को पढ़ रहे हैं। हमारा जो पढ़ाने का या पढ़ने का सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा कि पहले हम जितनी भी पोइम है उनको डिस्कस करेंगे, यानी उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर के पढ़ने के बाद हम ग्रामर पोर्शन को पढ़ेंगे। ये हमारा रहेगा सीक्वेंस। तो आइए आज के सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पोइम का नाम है या जिस पोइम को हम पढ़ने वाले हैं वो है फायर एंड आइस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फायर का मतलब बेसिकली हम बात करें जनरली सामान्यतः तो क्या होता है, आग होता है। क्या होता है? आग होता है। और आइस का मतलब होता है बर्फ। लेकिन याद रहे, इस कविता के अंदर कवि ने इनका यूज साइंटिफिक नहीं लिया है। मतलब फायर का मतलब यहाँ आग से नहीं है और आइस का मतलब बर्फ से नहीं है। यहां पर फायर का जो मतलब लिया गया है डिजायर से, जिसका मतलब क्या होता है? इच्छा। यानी यहां पर जो कवि हैं, कवि ने फायर यूज किसके लिए लिया है? तो आपके डिजायर के लिए, यानी इच्छा के लिए। आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कवि ने फायर एंड आइस पोइम के अंदर फायर का कंपेयर किससे किया गया है या फायर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रहे, फायर के लिए डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। और दूसरा आपके शब्द है आइस, आइस यानी बर्फ। लेकिन आइस के लिए क्या लिया गया है? आइस के लिए लिया गया है हैट, जिसका मतलब होता है नफरत। क्या होता है? नफरत। तो ये पोइम ने, आपका पहला सवाल यहां बनता है कि फायर के लिए पोइट ने यानी कवि ने क्या शब्द लिया है? तो फायर के लिए डिजायर। और आइस के लिए कौन सा लिया है? आइस के लिए लिया है हेट, नफरत। अब पोइम को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर जब हम रेफरेंस करते हैं, संदर्भ को एक्सप्लेन करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं, तो वहां पर हमारे पोइम का नाम और पोइट का नाम, यानी कविता का नाम और कवि का नाम लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए हम जान लेते हैं। तो याद रहे, इस पोइम को लिखने वाले जो हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अमेरिकन कहा जाता है। तो फायर एंड आइस को कौन किसने लिखा है? आपके क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो यहां पर देखा अबाउट द पोइट, यानी कवि के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो कि अमेरिका में रहने वाले हैं, इसीलिए इन्हें अमेरिकन कहा जाता है। और दूसरा शब्द मैंने देखो इनके लिए यूज है रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक का मतलब क्या है? जो ये कवि हैं, ये ज्यादातर इनकी जो पोइम लिखी गई है वो नेचुरिटी के लिए लिखी गई है, यानी रियलिस्टिक, जो हमारी लाइफ में रियलिटी होती है उसके बेस पे इन्होंने बहुत सारी पोइम लिखी है। और ये भी जो पोइम है वो रियलिस्टिक बेस्ड है। रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक, जो हमारी जिंदगी में वास्तविक चीजें जो जो होती है उनके बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने बहुत सारी पोइम लिखी है। उनमें से ये एक पोइम है फायर एंड आइस। तो अब इस पोइम की मैं आपको समराइज करना चाहूंगा, यानी इसका संक्षिप्त आपको वर्णन बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद हम जो है लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। साथ में आपको उनकी हिंदी भी बताई जाएगी और उनका यूज भी बताया जाएगा। तो कवि जो हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इस कविता में हमें ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहने की कोशिश करेंगे, यानी अगर हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे
तो इससे हम क्या हैं, वो हैं कि संसार का हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। या मैं कहूं, कवि ये कहना चाहते हैं कि लोग किसी चीज को बहुत तरीके से पाने से, यानी पूरी तरीके से उत्सुक रहते हैं पाने के लिए, उसमें क्या करते हैं, संसार के लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल मेरा आपके सामने ये होगा कि एक हिटलर आपने सुना होगा, तो उसने क्या किया, अपने पावर को बढ़ाने के लिए लोगों के साथ क्या करता रहा, उनको मारता रहा और युद्ध भी जीतता रहा। कुल मिला के उसका जो एक एम था, एक उद्देश्य था, वो यही था कि पूरी दुनिया पे मैं क्या करूं, राज करूं। तो इस प्रकार उसने क्या किया, पावर को पाने के लिए, यानी इंसान को इच्छा किसी भी चीज की हो सकती है, पावर को पाने के लिए, ठीक है, दूसरों को हराने के लिए, कोई भी इच्छा हो सकती है दूसरों को बर्बाद करने की। तो यहां पर जो है, जो हिटलर था, उसका क्या, उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका टारगेट ये था कि वह पूरी दुनिया पे राज करे, यानी पावर उसके पास रहे। तो उसने क्या किया, उसने अपने पावर को पाने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने बहुत खून बहाए, उसने खूब लड़ाइयां करवाई, खूब युद्ध करवाए, बहुत कुछ करवाए। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पावर पाने के लिए, यानी शक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से दुनिया वालों के साथ कहा। तो कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि जो इस संसार का जो अंत है, इस संसार का जो विनाश है, वो दो चीजों से होगा। कौन कौन सी दो चीजें, फायर, फायर का मतलब यहां लिएगा बहुत ज्यादा इच्छा, यानी किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे, यानी पूरा एक्साइटेड हो गए, सामने वाले के कुछ भी हो, कुल मिला के वो चीज आपको मिलनी चाहिए। तो कवि कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो दो चीजों से होगा। पहली चीज वो होगी फायर। फायर का मतलब एक्सट्रीमली डिजायर, एक्सट्रीमली डिजायर का मतलब बहुत ही इच्छा, अधिक से किसी चीज को पाने की बहुत इच्छा होना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बताया आइस, आइस का मतलब हेट। कभी कहते हैं कि संसार का अंत, जब हम लोगों से नफरत करेंगे, इससे भी संसार का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। अब कवि हमें इस कविता में यह कहना चाहते हैं कि जो संसार का रीजन है, संसार का अंत होने का कारण है, वो फायर एंड आइस है। ये इसकी समराइज हो गई। अब आइए लाइन टू लाइन डिस्कशन कर लेते हैं, साथ ही डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टेंजा में आप देख सकते हो, अपन डिस्कस करते हैं सम से। अब यहां सम किसके लिए आया है, सम यहां आया है लोगों के लिए, यानी कुछ लोग से कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड यानी संसार, विल होगा, एंड खत्म, इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार खत्म होगा वो किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से। फायर का मतलब आग से नहीं है, यानी संसार अगर अंत होगा, संसार का अगर अंत होगा, विनाश होगा, तो वो किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से होगा। यानी इंसान अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मतलब दूसरों के साथ जुल्म करेगा, तो इससे क्या होगा, संसार का विनाश होगा। फिर दूसरी बात कहता है, क्या कहता है, सन से, और कुछ कहते हैं इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ की तरह। बर्फ का मतलब नफरत की वजह से संसार का अंत होगा। यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन में हमने पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग की वजह से होगा, अर्थात ज्यादा इच्छा की वजह से होगा, एक्सट्रीमली डिजायर की वजह से होगा, और दूसरे में कहते हैं कि आइस की वजह से होगा, मतलब नफरत की वजह से होगा। ये दोनों सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई। अब तीसरे की करते हैं, फ्रॉम व्हाट, जो कुछ, आई हैव टेस्टेड, यानी जो कुछ मैंने पाया है, यानी मेरे अनुसार, या जो मैंने स्वाद महसूस किया है। अब यहां पर देख लो, टेस्टेड, टेस्ट आप बेसिकली जानते हो, टेस्ट का मतलब होता है चखना। यहां पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ली गई है, तो यह टेस्टेड हो गया, यानी चखा हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हो टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब चखा हुआ, यानी फील करना, बेसिकली आप ध्यान रखिए सामान्यतः। फिर आता है आई होल्ड विथ दोज, यानी मैंने पकड़ा है या मैं उनकी समर्थ में हूं, दोज हु फेवर फायर। अब कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में हूं, यानी उनको सपोर्ट करता हूं, या उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। किन की बात को, जो ये कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से होगा, उस बात को मैं सहमत करता हूं। तो पहले स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा, पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का जो अंत है वो फायर की वजह से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो किसकी वजह से होगा, वो आपके नफरत की वजह से होगा। और कवि कहता है कि मैं उनको
सपोर्ट करता हूं, उनको सहयोग करता हूं, या उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि संसार के अंत का कारण क्या होगा, फायर होगा। ये हमने पहले स्टेंजा को पढ़ा। अब आइए दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी अगर इट यानी इसको संसार को हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी संसार को दोबारा खत्म किया जाता है, यानी दोबारा इसका विनाश किया जाता है। यहां पर एक डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, पेरिश। पेरिश का मतलब यहां देख सकते हो, पेरिश का मतलब क्या है, मरना या तबाह होना। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि अगर इस संसार का जो अंत है वो दोबारा से हो, पहली बार अगर अंत होगा तो वो क्या होगा, आग होगी, लेकिन इस बार क्या कहा कि अगर इस संसार का अंत दोबारा से हो तो आई थिंक, मेरे हिसाब से, कवि कहता है मेरे हिसाब से, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, इनफ ऑफ हेट, यानी जो आई से, आई का मतलब हेट है, यानी अगर दोबारा संसार का अंत हो तो मैं इस बात के फेवर में हूं, या इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो आई से वो इस संसार का अंत करने में पर्याप्त रहेगा। यानी पहले स्टेंजा में तो क्या बताया था कवि ने, पहले स्टेंजा में कवि ने तो ये कहा था कि भाई संसार का जो अंत है वो किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से होगा। लेकिन दूसरे स्टेंजा में अपनी ओपिनियन को, अपने विचारों को बदलते हुए कहते हैं अगर संसार को दोबारा अंत किया जाए, संसार का दोबारा से अंत किया जाए, तब अगली बार जो रीजन होगा वो क्या होगा, नफरत होगी। कुल मिला के कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो या तो अपन ज्यादा इच्छा करेंगे तब होगा, यानी बहुत ही एक्सट्रीमली डिजायर की वजह से होगा, या मैं कहूं संसार का जो अंत है वो किससे होगा, नफरत से होगा। फिर कहते हैं टू से, कहना, दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश। क्या है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश। और हेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, घृणा करना या नफरत करना। उसके बाद एक शब्द आया है इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप में एक नाउन है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है नाउन है, और इसका मतलब जो है विनाश करना है। यहां पर ये नाउन है तो विनाश कहेंगे। तो कहते हैं दैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, जो आई से यानी नफरत है वो क्या रहेगी, सफिस का मतलब आप देख सकते हो, सफिस, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त। ये भी इसका सिनोनिम से, यानी इसका पर्यायवाची है, किसका, इनफ का ये पर्यायवाची है क्या, सफिक्स। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड हुए और ये हमारी पोएम हुई। तो पहला स्टेंजा में कवि ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो, कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों को समर्थन करता हूं, उन लोगों को सहयोग करता हूं जो ये कहते हैं कि संसार का अंत जो फायर से होगा। फिर दूसरी बात, दूसरे स्टेंजा में ये कहते हैं, अपने विचारों को बदलते हुए ये कहते हैं कि अगर दुनिया का दोबारा से अंत किया जाए तो क्या होगा, मैं ये समझ सकता हूं कि इस बार जो दुनिया के अंत का कारण होगा वो क्या होगा, आइस होगा। ये हमारी पोएम है। अब कुछ लिटरेरी टर्म्स जान लेते हैं, यानी साहित्यिक दृष्टिकोण को जान लेते हैं कि इनमें साहित्यिक दृष्टिकोण क्या क्या है। तो पहला है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एंजॉयमेंट का मतलब होता है, यहां पर आपको दो स्टेंजा नजर आ रहे होंगे, इन दोनों स्टेंजा में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट लिखी हुई आप देख सकते हो। यहां पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, यहां पर भी फुल स्टॉप नहीं है, यहां पर भी फुल स्टॉप नहीं है, यानी पूरी जो दोनों स्टेंजा है उनमें किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन यूज नहीं लिया जाता। याद रहे, जब किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यानी मार्क होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, ठीक है, कोमा हुआ, तो इनका किसी का भी यूज नहीं किया गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें एम्बेजमेंट का जो है यूज किया गया है। दूसरा आपके आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीयकरण। अब मानवीयकरण क्या होता है, मानवीयकरण ये होता है कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को एज ए ट्रीट, यानी मानते हैं किसकी तरह, सजीव चीजों की तरह, जब हम निर्जीव चीजों को ट्रीट करते हैं सजीव ट्रीट की तरह, यानी सजीवों की तरह, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीयकरण। यानी जब हम नॉन लिविंग थिंग को, यानी निर्जीव वस्तु को ट्रीट करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। यहां आप सेंटेंस देख सकते हो,
इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ये खत्म कर देगा, क्या खत्म कर देगा, यहां कोई इंसान तो है नहीं, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन किया गया, माना गया है कि भाई इस संसार को खत्म कर देगा, तो पर्सोनिफिकेशन इस सेंटेंस में यूज हुआ है। फिर आपका था एलिट्रेशन। अब पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है डियर स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं अलंकार। तो पर्सोनिफिकेशन अपना एक मानवीय अलंकार है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जब हम नॉन लिविंग को एज ए ट्रीट करते हैं, किसकी तरह, लिविंग थिंग की तरह। फिर अपना दूसरा था एलिट्रेशन। ये भी अपने आप में क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये भी अपने आप में क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार। ये अपने आप में क्या है, एक अलंकार है, जिसका मतलब होता है हिंदी में अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है, अनुप्रास। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब एक ही वर्ड यानी कॉन्सोनेंट की जो रिपीटेशन है बार बार हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सम से, तो यहां पर आप देख सकते हो एस का जो साउंड है रिपीट हो रहा है, जो अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इनमें क्या यूज हो रहा है, इनमें एलिट्रेशन यूज हो रहा है। फिर लास्ट बचता है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, एनाफोरा का मतलब होता है कि जब कोई अभिव्यक्ति बार बार रिपीट हो, यानी कोई अभिव्यक्ति बार बार रिपीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो सम से, तो ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। जब कोई एक्सप्रेशन, जब कोई अभिव्यक्ति बार बार रिपीट हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एनाफोरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुई हमारी फायर एंड आइस पोएम, और हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की या मैं कहूँ अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी कर सको। धन्यवाद।